मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। सीएम ने कहा प्रदेश के कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में तीव्र गति से विकास करवाने का दिया भरोसा। करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में पराली प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों ने कहा पराली प्रबंधन को आय का जरिया बनाए। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर टीवीएसएन प्रसाद ने चंडीगढ़ में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कहा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए परिषद है काफी महत्वपूर्ण। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमले में शहीद हुए सिरसा के गांव रोहण निवासी जीवन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भावभीनी श्रद्धांजलि की अर्पित। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अक्टूबर महीने में उनकी प्रधानमंत्री से यह दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद 9 अक्टूबर को हुई थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को हरियाणा की जनता की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के विकास को लेकर बनाए गए 100 दिन के रोड मैप की भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने उन्हें हरियाणा के विकास में हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा की खाली हुई सीट पर कहा कि इसका फैसला हाईकमान करेगा। सहयोगपूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा और हरियाणा की जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम करेंगे। कई विषयों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन कि महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त करके और उनको कौशल में निपुण करके आगे बढ़ाया जा सके और ड्रोन दीदी के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम ये मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं कर पाई है क्योंकि उनके नेताओं में आपस में द्वंद्व चला हुआ है। कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका भी चिंताजनक है, ये भी उन्होंने कहा। मामला है कौन ओपोजिशन का लीडर बनेगा, परंतु अभी गुत्थम गुत्था चल रहा है कि किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। कुछ लोग किसी का नाम लेते हैं, कोई किसी का नाम लेता है और द्वंद्व चला हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस में जो ये द्वंद्व है ये क्योंकि लोगों की, मैं तो ये मानता हूं कि जो विपक्ष की भूमिका है वो भी विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की चिंताजनक है। कहीं भी देख लीजिए, आप केंद्र में देख लीजिए। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर सभी मन से जुटे हुए हैं। उधर रोहतक स्थित भाजपा कार्यालय में आज पार्टी की सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख तौर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम समेत हरियाणा मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल हुए। करीब 4 घंटे तक चली इस कार्यशाला में सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को 60 लाख से ज्यादा मत प्राप्त हुए। इसी आधार पर प्रदेश भर में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। तेज गति से यह अभियान चलेगा। फिर 16 नवंबर के बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल 20 में से 3 वादे तो पूरे किए जा चुके हैं, बाकी वादों को भी समय अनुसार पूरा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में 60 लाख से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिली।
और हमने उसी आधार पर एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना सहयोग किया है, वोट डालने का काम किया है, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में हम पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल करें। 17 तारीख को ही पहला जो संकल्प पत्र में जो बात हमने कही थी 24,000 युवाओं को रोजगार देने की, वो 17 अक्टूबर को ही उसको हमने पूरा करने का काम किया। और अगले ही दिन, दूसरे ही दिन 18 तारीख को जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई, पहली ही बैठक में जो हमने बात कही थी, बीएससी समाज का जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय से आया है उसको हमने लागू करने का काम किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिला और मंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रिकॉर्ड सदस्य बनाए जाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नए सदस्यता अभियान में 10 करोड़ से भी ज्यादा नए सदस्य जोड़े हैं। इससे पहले भी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती थी, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए पिछली बार 17 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर एक कीर्तिमान किया था। आज उसकी कार्यशाला है और आने वाले समय में हम लोग व्यवस्थित तरीके से जिला और फिर मंडल, इसमें पार्टी की कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा भी दूसरे प्रदेशों की तरह अच्छी रिकॉर्ड सदस्यता भी करेगा और एक धरातल पर अच्छा संगठन भी खड़ा करेगा, ताकि सरकार और संगठन मिलकर हरियाणा के लिए उत्थान के लिए काम करें। कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा, अरविंद शर्मा, गौरव गौतम, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्ढा, राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी संगठन और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बनी है, ये केवल इसलिए बनी है क्योंकि सरकार भाजपा की नीतियां हैं और जो है नेता हैं, और वो काम भाजपा ने करे जो अपने आप में एक ऐतिहासिक थे, चाहे किसानों के लिए हों, चाहे नौजवान जो बेरोजगार बच्चे हैं, कितना जो है बिना खर्ची और पर्ची के गांव-गांव के अंदर जो हैं इतने सारे बच्चे लगे हैं, और फिर लाभार्थियों का जो है इतना ज़बरदस्त सिलसिला था कि जिनको सरकार की नीतियों से जो है वो जो लाभार्थी बने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखते हुए जनता ने ये फैसला करा कि जो है हमारे को ऐसी सरकार चाहिए जो जनहित की सरकार हो और केवल बाबू बेटे की सरकार ना हो। पराली जलाना आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है, जिसे खत्म करने के लिए हर कोशिश की जा रही है। सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक और किसान भी इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज करनाल के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने किया। इससे पहले उन्होंने पराली प्रबंधन को लेकर एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में किसानों को पराली प्रबंधन के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि आज हमारे पास पराली प्रबंधन की नवीनतम तकनीक उपलब्ध है, जिससे हम पराली को जीरो बर्निंग तक पहुंचा सकते हैं। इन तकनीकों को हम किस तरह से किसानों तक पहुंचा सकते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 3-4 साल से पराली जलाने की घटनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 26% और हरियाणा में 16 से 17% कमी आई है। हमारा लक्ष्य पराली जलाने की घटनाओं को जीरो पर लाना है। इस कार्य में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार और किसानों का भी सहयोग हमें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस जैसे तत्व समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें पराली को या तो खेत में मिला देना चाहिए, अन्यथा उसे अन्य कार्यों के लिए बेच सकते हैं। पिछले 2-3 सालों का कंपैरिजन करें तो जैसे मुझे बताया गया कि पंजाब में लगभग 26% कम है, हरियाणा में भी 16-17% अभी कम है। अगर इसी रफ्तार से चलें तो इस साल बर्निंग की जो घटनाएं होती हैं वो बहुत हद तक हम कम कर पाएंगे। अब इसको कम करने का मतलब ये नहीं कि बर्निंग हम बर्निंग बंद करने के लिए करना चाहते हैं। बर्निंग हम जैसे बंद करते हैं तो इसका जो फायदा है, ये फायदा जो है कि किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। किसानों को मिलेगा, पूरे क्लाइमेट को मिलेगा, पूरे हवा, पानी, मिट्टी सबको मिलना शुरू हो जाएगा।
वहीं कार्यशाला में आए किसानों ने कहा कि पराली प्रबंधन करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वे पिछले कई सालों से धान की पराली का प्रबंधन करते आ रहे हैं, जिससे न केवल उनकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हो रही है बल्कि उत्पादन भी बढ़ा है। पराली तो बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इसे सामना जा तो सामना भी जा सकता है। अगर हैप्पी सीडर सारे में बहुत बेहतर है, जो इसका थोड़ा जा खर्चा भी कट है, 3-4 लीटर पानी जाती है एवरेज के लिए, तो ये बहुत बड़ी सामने वास्ते है। कम से कम लगभग 10-12 साल से इसको प्रबंधन कर रहे हैं। इससे किसान 2 तरीके से काम कर सकता है, एक्स-सीटू और इन सीटू। हम तो ये कहते हैं अगर किसी फार्मर ने एक्स-सीटू करना है तो 2 पैसे पराली बेचने से या कुछ भी उसकी इनकम भी हो जाती है, एक्स-सीटू भी कर सकता है। तो हमारी राय तो ये होती है, सबसे कम लागत वाली मशीन है सरफेस सीडर। सो हम जो सरफेस सीडर पिछले साल ही PAU लुधियाना द्वारा इसको किसानों के लिए सिफारिश किया गया है, तो पिछले साल कुछ किसानों ने इसको यूज़ किया था, इसको इस्तेमाल में लाए थे। इस साल और अधिक लाएंगे। तो इसके साथ ही जो पहले मशीनें हैं, हैप्पी सीडर है, स्मार्ट सीडर है, सर्फ अपना जीरो टिल ड्रिल है। प्रदेश में प्रदूषण के कारण संकट बढ़ रहा है। कैथल में कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया, जबकि 6 शहरों में ये 400 से ज्यादा आंका गया। इधर प्रदेश में पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में फसल अवशेष जलाए गए हैं। पिछले 4 साल में अब की बार सबसे कम हालांकि पराली जली है। प्रदेश में 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक 689 जगहों पर फसल अवशेष जलाए गए। कैथल में सबसे ज्यादा 131, करनाल में 71 और कुरुक्षेत्र में 100 स्थानों पर फसल अवशेष जलाए गए। जहां भी ज्यादा फसल अवशेष चल रहे हैं वहां पर सरकार द्वारा टीमें बनाकर मौके पर भेजी जा रही है। दूसरी ओर सोनीपत में 2 इंडस्ट्रीज को सील किया गया, 13 इंडस्ट्रीज को नोटिस दिया गया, अन्य इकाई पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते डॉक्टरों ने लोगों को, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर TVSN प्रसाद ने कल चंडीगढ़ में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अंतर राज्य परिषद सचिवालय के सचिव के मोसेस चाली, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पंजाब के मुख्य सचिव KP सिन्हा शामिल हुए। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। बैठक में पिछले साल अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चर्चा किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा हुई। बैठक के स्वागत भाषण में डॉक्टर प्रसाद ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय परिषदों का महत्व उजागर किया। उन्होंने कहा कि हर राज्यों को सशक्त बनाने और केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत ढांचों पर समन्वय बढ़ाने के लिए परिषद काफी महत्वपूर्ण है। ये परिषदें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकें महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर चर्चा के नजरिए में समन्वय बनाती हैं। ये सहयोगात्मक वातावरण केंद्र और राज्यों के साथ साथ भाग लेने वाले राज्यों के बीच लंबित मामलों को सही तरीके से हल करने में सहायता देती हैं। साथ ही सर्वोत्तम अभ्यास को साझा करने और अपनाने की अनुमति का मौका मिलता है। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इस दौरान कई अहम अंतर्राज्यीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व जताया और प्रतिभागियों को हिसार जिले में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक राखी गढ़ी का भ्रमण करने और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि गीता स्थली पर आने का निमंत्रण भी दिया। भारतीय सेना में तैनात सिरसा के गांव रोहण निवासी जीवन सिंह आतंकी हमले में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर कल शाम को गांव लाया गया और आज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान जीवन सिंह शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद जीवन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि के सपूत राइफलमैन जीवन सिंह की शहादत को बारंबार प्रणाम करता हूं। मां भारती की सेवा में कर्तव्य पालन के दौरान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद जवान के परिवार के साथ प्रदेश सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ खड़ी है।
वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद सैनिक जीवन सिंह को शहादत को सादर नमन। शहीद जवान के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश अपने शहीद के परिवार के साथ एकजुट है। शहीद जीवन सिंह के पार्थिव शरीर के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने नम आंखों से शहीद जीवन सिंह अमर रहे के नारे लगाए। शहीद के भाई गगनदीप ने कहा कि उन्हें जीवन सिंह पर गर्व जताते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जीवन सिंह 2016 में राजपुताना राइफल में भर्ती हुए थे। मेरे डैडी आर्मी तो रिटायर हो गए। गुरुग्राम के मेरा बड़ा भरा भी है ते मेरा चाचा जी का मुंडा सी जो शहीद हो गए। सानू मौत मान मैं भी पंजाब पुलिस सेवा दे रहा फिलहाल भी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सरस्वती एनक्लेव में एक मकान में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। मकान के एक कमरे में सो रहे 2 सगे भाई, एक चचेरा भाई और नाबालिग जिंदा जल गए। 2 के शव पूरी तरह जली हालत में मिले। बताया जा रहा है कि नाबालिग 10वीं क्लास का छात्र था और 2 सप्ताह पहले गांव से गुरुग्राम घूमने आया था। इसके बाद जली हालत में मिले शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया। हादसे को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। मृतकों की पहचान नूर आलम, मुश्ताक, अमन और साहिल के रूप में हुई। सभी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों ने व गली में रहने वाले लोगों ने बताया कि रात को करीब 12 बजे आग लगी थी। 4 लोग एक कमरे के अंदर सोए थे। जब तक कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। तो 2 बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का लड़का था। तीनों भतीजे थे। एक रिलेशन में था। 4 बंदे थे। चारों एक ही कमरे में रह रहे थे। तो पता नहीं यहाँ से 11 बजे तो बाइक लगाया गया। 12 बजे की हादसा है। कमरे बंद करे सो रहे थे। हम लोग को पता चला, यहाँ से गए तो धुआं कमरे में था। जाने की हिम्मत नहीं। फिर पुलिस वाले भी आए। पुलिस वाला पूरा मुआयना किया। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई। अब इन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया। फिर एम्बुलेंस बुलाई। जब तक सारे झुलस गए थे। कुछ बात नहीं। भतीजे जो सिलाई का काम करते हैं सर, एक तो पढ़ाई करता था और एक रिलेशन में जो था वो घूमने आया था यहाँ। डब रूम में सोया हुआ था। चारों डब का आवाज़ आ रहा था। जब हम लोग रूम खोलने गए तो गेट बंद था और खिड़की भी बंद था। तब उसको कस के लात से मारे तो देखा था पूरा धुआं था। तो हम लोग उसमें से कोई भागा नहीं। हम लोग आग बुझाने लगे। पता नहीं सब उसी में सब। इसमें 2 को मैं खींचा, बाहर सब मर गया था। आपके कौन थे? एक लड़का था मेरा। कितनी उम्र थी? उसकी 17 साल थी। 10th क्लास में पढ़ रहा था। इस साल इसका मैट्रिक एग्जाम होता। एक मेरा भतीजा था मोहम्मद मुश्ताक, एक नूर आलम था, एक रिश्तेदार ने कहा था, उसका नाम मुझे नहीं पता। 12 बजे रात का घटना है। बहुत दुख की बात है। जो हमारे भाई हैं, इनके 4 बच्चे थे परिवार के ही। एक की उम्र 26 साल थी जिसकी शादी हो रही थी। 2 लड़कियां हैं और शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ। पूरी सरस्वती एन्क्लेव को बड़ा दुख है। सभी इसकी निंदा करते हैं और मेरी SHO साहब से भी बात हुई है। यह हादसा इतना दर्दनाक है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित रत्नावली के दूसरे दिन भी अलग अलग मंचों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति जारी रही। कार्यक्रम में आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महोत्सव में लगे हरियाणवी संस्कृति पर आधारित स्टॉल्स का अवलोकन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। पत्रकारों से बातचीत में बेदी ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति को संवारने और संरक्षित रखने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का अहम योगदान है। रत्नावली महोत्सव के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को हरियाणवी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में पहली बार लगातार 3री बार कोई राजनीतिक दल सत्ता में है ये भी कहा। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पर हमारी सरकार का पूरा फोकस है ये भी उन्होंने कहा। हरियाणा में फिर से विकास की लहर दौड़ेगी ये दावा उन्होंने किया। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी रहता है, परंतु जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज्यादा रहता है।
और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करके जाते हैं वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग बड़े बड़े आज वो स्टार बन चुके हैं। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है यहाँ की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, क्योंकि मैं भी 86 से लेकर 95 तक इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। हम इस जिम्मेवारी बड़ी है हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो उन लोगों ने हमारे प्रति श्रद्धा भाव से मतदान करके हमारी सरकार बनाई है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को विश्वास लाता हूँ, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हमारी सरकार का प्रथम मोटो है। रत्नावली उत्सव में लोग उत्साह के साथ हरियाणवी पगड़ी, हरियाणवी खान पान और यहाँ के हस्तशिल्प में रुचि ले रहे हैं। उत्सव में दर्शक उन चीजों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं जो कभी हरियाणवी संस्कृति और गांव देहात का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। वहीं उत्सव में आए शिल्पकारों और कलाकारों ने कहा कि अपनी प्रतिभा दिखाने का ये एक बेहतरीन मंच है। कुछ गांव के जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सूट बन रहे हैं और इधर दरी का प्रदर्शनी, यहाँ पे मांझा बनाया जाता है। हरियाणा का जितना भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब पुरानी रीति रिवाज, सब आपको यहाँ दिखाई देंगे। गत्तों से बनी हुई चीज़ें आपको दिखाई देंगी, गत्तों से बनाई हुई हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हरियाणवी कल्चर के बारे में पता लग रहा है कि हाँ, कि कैसा क्या कल्चर है, इनका क्या रहन सहन है, सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंप्रेसिव है, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। पोर्ट्रेट्स वगैरह देख के, उनकी टैलेंट देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरा काम है वीविंग का, जैसे चारपाई बनानी, पीटा बनाना, पलंग बनाना, नाम लिखना, कुछ भी डिजाइन दे दो वही डिजाइन बनाता हूँ। ओम जय जगदीश हरे पूरी चारपाई के अंदर ना आरती लिखी हुई है। इसमें यहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है। यहाँ पर मैंने आकर बहुत बढ़िया लगा। हरियाणवी में हम बोलते हैं जैसे कि बड़े ही आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है और एक क्षेत्रीय भाषा में कहते बड़ा स्वाद आ रहा है। और भिन्न भिन्न रंगों की पगड़ियां के स्टॉल लगे हुए हैं और तमाम युवा, बुजुर्ग, छोटे बच्चे तभी सारे के सारे हरियाणा के इस कायल हो रहे हैं पगड़ी के और बड़े चाव से बंधवा रहे हैं। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा हरियाणा को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दूसरों पर दोषारोपण करती है। पहले आपके नेता कहते थे कि पंजाब से धुआं आ रहा है, लेकिन अब वहां उनकी सरकार है तो अब पंजाब का नाम नहीं लेते। ऐसे ही यमुना जो प्रदूषित होती तो उसका भी हरियाणा पर दोष लगाते हैं। आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है, ये भी उन्होंने कहा। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह द्वारा एमएसपी और खाद को लेकर दिए बयान के जवाब में विज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ना बनने पर हुड्डा बड़े हताश और निराश हैं। अब ये हरियाणा का नाम लेते हैं। ऐसे ही यमुना जो प्रदूषित होती है उसका भी हरियाणा पर दोष लगाते हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय तटस्थ समिति बना लो, हरियाणा में जो यमुना जा रही है उसका बीओडी चेक कर लो और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक की जो दिल्ली है उसका बीओडी चेक कर लो। हरियाणा से 5, 7, 10 गुना ज्यादा बीओडी है। कैसे बढ़ गया वो? कौन देखेगा उसको? अब हुड्डा साहब जो चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं। वो एक पंजाबी में कहावत है, नहाती तोती रह गई, मुंह ते मक्खी बह गई। तो उनकी तो सरकार बनी नहीं है। बड़े हताश है, बहुत निराश है। इससे पहले आज सुबह कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रेसलर द ग्रेट खली के साथ अंबाला छावनी में चाय की चुस्कियां भरी। इस दौरान खली ने अनिल विज के हरियाणा में भाजपा सरकार बनने और दिवाली को लेकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए खली ने कहा कि उन्हें अनिल विज से मिलकर अच्छा लग रहा है। हरियाणा में नतीजे आने से पहले सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन अनिल विज ही ऐसे रहे जिन्होंने कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारी सरकार बन रही है। वहीं मंत्री अनिल विज ने कहा कि खली उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। सब लोग दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो जो हमारे जो बीजेपी के लीडर भी बहुत वो भी थोड़े उदास है कि भाई सारे जितने भी मीडिया है आप लोग सब लोग कांग्रेस को दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उनमें एक ही बंदा था अनिल विज जिन्होंने बताया था कि हमारी सरकार बन रही है, आप थोड़ा वेट करिए। और उस टाइम कुछ लोग मीडिया के उसमें मजाक भी कर रहे थे, देखो ये बहुत पीछे जा रहे हैं। और
ये सरकार नहीं बन रही, सरकार के सपने देख रहे हैं, लेकिन अनिल विज एक ही बंदा था जो पूरे मतलब एक पूरे दमखम से बोल रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है और आप वेट करिए। खलीजी बहुत अच्छे मित्र चुनाव में भी ये फोन करके यहाँ की स्थिति जानते रहते थे और आज यहाँ पर आए हैं तो मैंने कहा टी पॉइंट का टाइम हो गया, टी पॉइंट पे बैठेंगे जनता को बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को सर्वोपरि रखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। संबंधित अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि मंडियों में खरीद एजेंसियां 17% तक नमी वाले धान के एक एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करें। वे कल यहां खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान ही प्रदेश भर के कुछ किसानों के साथ फोन पर बात भी की और उनसे जानकारी ली। किसानों ने मुख्यमंत्री को धान खरीद के दौरान कट लगाने की जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि और अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसानों को कट लगने की समस्या का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने आढ़तियों को आ रही समस्या का समाधान करते हुए अधिकारियों को पिछले साल की गेहूं कटौती की राशि तुरंत प्रभाव से जारी करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मंडियों में किसानों की उपज खरीद के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि फसल खरीद का पैसा भी किसानों को सीधे उनके खातों में भुगतान किया जा रहा है। उधर हिसार अनाज मंडी में इन दिनों धान की फसल के साथ साथ बाजरा, मूंग और मूंगफली की भी आवक शुरू हो चुकी है। मंडी सचिव डॉक्टर गगन जोशी ने बताया कि बाजरा, मूंग और धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया उन्हें गेट पास दिया जा रहा है। बाजरा की फसल में नमी 12 से 14% और धान में 17% तक की नमी वाली फसल की खरीद सरकारी मूल्य पर हो रही है। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी फसल सुखाकर ही मंडी में लेकर आएं। किसानों की सुविधा के लिए मंडी के मुख्य द्वार पर किसान सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी में फसल को लेकर आने वाले किसानों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था और साफ सुथरे शौचालयों का निर्माण किया गया है। मेरी फार्मर से अपील है कि वो अपने धान को सुखाकर और बाजरा को सही मॉइस्चर कंटेंट पे लेके आएँ ताकि किसी प्रकार का उनको असुविधा का सामना न करना पड़े और मंडी में आते ही उनकी फसल की बोली होकर खरीद हो सके। खरीद के लिए हमने अपना किसान सहायता केंद्र मेन गेट पर बनाया हुआ है। अगर किसी भी फार्मर की कोई फसल भाई चढ़ी नहीं हुई, मेरी फसल पे वेरीफाई नहीं है, उसको समाधान हम वहीं गेट पे ही करवा देते हैं ताकि उसको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। और बाकी जैसे मैंने पहले ही बताया कि पानी और भाई पानी वगैरह की सही शौचालय वगैरह सब अप टू डेट कर दिए गए हैं और कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आती। हैफेड के क्षेत्र निरीक्षक अनिल सिहाग ने बताया कि किसान अपनी फसल को सुखाकर और साफ सफाई करके मंडी में लेकर आए ताकि फसल को तुरंत खरीदार मिल सके। फसल आएगी उसको साफ सुथरी, जैसे पेडी लाए तो कोई सुखा के लेके आए, मॉइस्चर पे ना हो, डेयरी को साफ सुथरा करके लेके आए। ऐसे ही मूंग में है जो साफ सुथरा अपना डेयरी को सफाई ना हो तो यहाँ के करा ले अपना पंखा लगा के और जार लगा के, और जो साफ सुथरी है वो आते ही बिक जाती है। डैमेज ना हो, कोई अनक्लीन हो, सफाई ना हो तो उसको सफाई करा देते हैं। टुकड़ा ना हो, दाल बनी हो जैसे होती है। ये सर्टिफिकेशन है 7-8 उसके अंदर हैं जो उनको हमने देखना पड़ता है कि भाई यही है, इसमें ओके होना चाहिए। मंडी में मूंग की फसल लेकर पहुंचे किसानों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे फसल की खरीद सरकारी रेट पर होने से संतुष्ट हैं। मूंग की फसल, ये फसल है मेरी, ये मैं लेके आया हूँ, ठीक है। 15-16 एकड़ में लगा रखी थी। एवरेज इसकी 4 कुंटल 4.5 कुंटल का एवरेज कॉस्ट निकली है मेरी। हाँ, जो गवर्नमेंट ने भाव दिया है उससे बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। जो मेरी क्वालिटी है जो मंडी में वो सबसे बढ़िया टॉप है। और जार पंखा ये आपके सामने जो लगने लग रहा है। और यहाँ फसल लेके आते हैं हम, G20 है, मूंगफली होती है हमारे वहाँ, G10 भी होती है, वो लेके आते हैं। जिसके पास जितनी जमीन होती है, जितना पानी की सुविधा होती है उतना बेचते हैं, उसी हिसाब से बेचते हैं। ये किसी के 6 कुंटल होती है, किसी के 5 कुंटल, किसी के 10 कुंटल बीघे में होती है। अच्छा, पेमेंट की तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे खरीदार आते हैं तो बिक जाता है माल, नहीं तो 3-3, 4-4 दिन तक नहीं बिकता है। आगामी 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की
झंडी के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनमें जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में केंद्रीय विद्युत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में आयोजित कार्यक्रम के तहत संबंधित जिला के गणमान्य व्यक्ति या वरिष्ठ अधिकारी रन फॉर यूनिटी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज के समाचार में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।